अध्याय 24। बंदी राजा। एक सुबह जब शाही दल नाश्ता कर रहा था, एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बताया कि नावों का एक बड़ा बेड़ा दक्षिण से द्वीप की ओर आ रहा है। राजा किटटिकट बहुत घबरा गया और तुरंत उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे अजनबी नावों से डरने की बहुत वजह थी। बाकी लोग जल्दी से उसके पीछे किनारे पर चले गए ताकि देख सके कि उन पर कौन सा आक्रमण होने वाला है। इंगा पहले के साथ वहां थी और निकोबॉब और ज़ेला जल्द ही पहरेदारों में शामिल हो गए। और जल्द ही, जब सभी उत्सुकता से निकट आने वाले बेड़े को देख रहे थे, राजा रिंकिटिंक ने अचानक चिल्लाया, अपने मोती ले लो, राजकुमार इंगा, उन्हें जल्दी से ले लो। तो क्या ये हमारे दुश्मन हैं? लड़के ने मोटे छोटे राजा की ओर आश्चर्य से देखते हुए पूछा, जो हिंसक रूप से कांपने लगा था। वे गिलगाड के मेरे लोग हैं। रिंकिटिंक ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, मैं नावों से उड़ते अपने शाही झंडे को पहचानता हूँ। इसलिए कृपया प्रिय इंगा, मेरी रक्षा के लिए अपने मोती निकालो। किटटिकट ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपको अपनी ही प्रजा से क्या डर हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि उसका डरा हुआ मेहमान सवाल का जवाब दे पाता, राजकुमार बोबो, जो अपने दोस्त के पास खड़ा था, एक मनोरंजक हंसी के साथ बोला, प्रिय रिंकिटिंक, अंततः तुम पकड़े गए। तुम्हारे लोग तुम्हें पुनः घर ले जाएंगे और तुम्हें राजा के रूप में शासन करने के लिए बाध्य करेंगे। रिंकिटिंक ने जोर से कराहते हुए निराशा के भाव से अपने हाथ जोड़ लिए। उसका यह अंदाज इतना हास्यास्पद था कि अन्य लोग अपनी हंसी रोक नहीं सके। लेकिन अब नावें समुद्र तट पर उतर रही थीं। उनकी संख्या 50 थी। वे खूबसूरती से सजी हुई और गद्देदार थीं और उन्हें गिलगाड के राजा की शानदार वर्दी पहने हुए लोग चला रहे थे। एक शानदार नाव के बीच में सोने का सिंहासन था, जिसके ऊपर राजा का बैंगनी मखमल का शाही वस्त्र था, जिस पर सोने के बटरकप की कढ़ाई की गई थी। रिंकिटिंक ने जब ये सिंहासन देखा तो वह कांप उठा, लेकिन अब एक लंबा आदमी, सुंदर कपड़े पहने हुए, उसके पास आया और अपने राजा के सामने घास पर घुटने टेक दिए, जबकि नावों के अन्य सभी लोग खुशी से चिल्लाए और हवा में अपनी पंखदार टोपियां लहराईं। हमारे अच्छे भाग्य के कारण, घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने कहा, आखिरकार हमने महाराज को पा लिया है। पिंकरब्लू, रिंकिटिंक ने कठोरता से उत्तर दिया, मुझे तुम्हें अवश्य फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे इस प्रकार पकड़ा है। आप अभी ऐसा सोचते हैं, महाराज, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, पिंकरब्लू ने कहा और उठकर राजा के हाथ चूम लिए। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? रिंकिटिंक ने पूछा। क्योंकि आप बहुत ही कोमल हृदय के हैं, महाराज। हो सकता है, रिंकिटिंक ने दुखी होकर सहमति जताई। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। लेकिन कौन सा मौका तुम्हें यहाँ लेकर आया, मेरे लॉर्ड पिंकरब्लू? हमने आपको हर जगह खोजा है, महाराज, और गिलगाड के सभी लोग तब से निराश हैं जब से आप रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। हम एक नया राजा नियुक्त नहीं कर सके, क्योंकि हमें नहीं पता था कि आप अभी भी जीवित हैं, इसलिए हम आपको खोजने निकल पड़े, चाहे आप जीवित हो या मृत। नॉनस्टिक महासागर के कई द्वीपों का दौरा करने के बाद हमें आखिरकार पिंगरी का ख्याल आया, जहां से कीमती मोती आते हैं, और अब हमारी ईमानदारी भरी खोज को पुरस्कृत किया गया है। और अब क्या? रिंकिटिंक ने पूछा। अब, महाराज, आपको एक अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ राजा की तरह हमारे साथ घर आना होगा और अपने लोगों पर शासन करना होगा, उस व्यक्ति ने दृढ़ स्वर में घोषणा की। मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। इस विरोधाभास के लिए महाराज से क्षमा मांगनी चाहिए। किटटिकट, बेचारा रिंकिटिंक चिल्लाया, तुम्हें मुझे इन लोगों द्वारा, मेरे नागरिकों द्वारा, बंदी बनाए जाने से बचाना होगा। क्या मुझे गिलगाड वापस लौटना होगा और शानदार राज्य में शासन करना होगा, जबकि मैं अपने तरीके से खाना, सोना और गाना पसंद करता हूँ? वे मुझे दिन में 3 घंटे सिंहासन पर बैठाएंगे और राज्य के शुष्क और उबाऊ मामलों को सुनेंगे, और मुझे दरबार के स्वागत समारोहों में घंटों खड़ा रहना होगा, जब तक कि मेरी एड़ियों में मस्से न हो जाएं, और मुझे हमेशा थकाऊ भाषणों और अंतहीन याचिकाओं और शिकायतों को सुनना होगा। लेकिन किसी को तो ये करना ही होगा, महाराज, पिंकरब्लू ने आदरपूर्वक कहा,
और चूंकि आप हमारे राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए आप अपने कर्तव्य से बच नहीं सकते। ये बहुत ही भयानक भाग्य है। रिनकिटिंक ने विलाप किया। मैं राजा बनने के बजाय स्वेच्छा से मरना पसंद करूंगा अगर मरने में इतना दर्द न होता। पिनकरब्लू ने कहा, आपको मरने की अपेक्षा राज करना अधिक आरामदायक लगेगा। हालांकि मैं आपकी महारानी की कठिन स्थिति को पूरी तरह से समझता हूं और आपके लिए सचमुच दुखी हूं। राजा किटटिकिट ने यह वार्तालाप विचारपूर्वक सुना था, अतः अब उसने अपने मित्र से कहा, वह आदमी सही कह रहा है, प्रिय रिनकिटिंक। शासन करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि भाग्य ने तुम्हें राजा बनाया है, और मुझे तुम्हारे लिए कोई सम्मानजनक बचाव नहीं दिखता। मुझे तुम्हारा साथ खोने का दुख होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अलगाव से बचा नहीं जा सकता। रिनकिटिंक ने आह भरी। फिर उसने लॉर्ड पिनकरब्लू की ओर मुड़ते हुए कहा, 3 दिनों में मैं आपके साथ गिलगाड के लिए प्रस्थान करूंगा, लेकिन उन 3 दिनों के दौरान मैं अपने अच्छे मित्र राजा किटटिकिट के साथ दावत और आनंद मनाने का प्रस्ताव करता हूँ। तब गिलगाड के सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे और उत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुकता से किनारे पर पहुंचे। वे 3 दिन पिंगरी में हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि उस द्वीप पर पहले कभी भी ऐसा जश्न और मौजमस्ती नहीं देखी गई थी। रिनकिटिंक ने अपने समय का भरपूर उपयोग किया और हर कोई दिन रात उसके साथ हंसता और गाता था। फिर आखिरकार विदाई का समय आ गया और गिलगाड के राजा और रिनकिटिंक के राज्य के शासक को एक भव्य जुलूस के साथ उनकी नाव तक ले जाया गया और उनके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया गया। 50 नावों के खेने वाले रुक गए। उनकी चमचमाती पतवारें हवा में उठी हुई विशालकाय तलवारों की तरह थीं, जबकि पिंगरी के लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे किनारे पर खड़े होकर हंसमुख राजा को शाही विदाई दे रहे थे। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। रिनकिटिंक खड़ा हुआ और अपने प्रस्थान के समय उपस्थित लोगों को झुककर प्रणाम करते हुए उसने वह गीत गाया जो उसने इस अवसर के लिए रचा था। अलविदा प्यारे पिंगरी द्वीप, सारे समुद्र में सबसे सुंदर भूमि, कोई भी जीवित मनुष्य, राजा या दुष्ट, तुम्हारे कीमती मोती पहनने से कतराएगा नहीं। राजा किटटिकिट, मुझे अफसोस के साथ विदा कहना पड़ रहा है, और फिर भी मैं अब विदेश में नहीं घूम सकता। जब 50 नावें मुझे घर खींच कर ले जाएंगी। अलविदा मेरे पिंगरी के राजकुमार, कुछ समय तक तुम एक महान राजा रहोगे, और लंबे समय तक और बुद्धिमानी से शासन करोगे, और फिर कभी किसी दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने किनारे से उसका उत्साहवर्धन किया, उन्होंने नावों से उसका उत्साहवर्धन किया, और फिर 50 नावों के सभी पतवार एक ही गति से नीचे की ओर झुके और उनके ब्लेड नॉनस्टिक महासागर के बैंगनी रंग के पानी में डूब गए। जैसे ही नावें समुद्र की लहरों पर तेजी से आगे बढ़ीं, रिनकिटिंक राजकुमार बोबो की ओर मुड़ा, जिसने अपने पूर्व स्वामी और वर्तमान मित्र को न छोड़ने का निर्णय लिया था, और उत्सुकता से पूछा, बिल्बिल मेरा मतलब है बोबो, तुम्हें वो गाना कैसा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक उत्कृष्ट कृति है? और बोबो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय रिनकिटिंक, आपके सभी गीतों की तरह इसमें भी भावनाएं कविता से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं।